वेलकम फ्रेंड्स, चैनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप कुशल होंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं बार बार इसलिए मुझे आपकी फिक्र रहती है, इसलिए मैं बार बार आपसे चर्चा करता हूं या करता ही रहूंगा जब तक ये पैंडेमिक है, जब तक ये वायरस रहेंगी हमारे बीच, तब तक आप कम से कम घर पे सुरक्षित रहिए। जो भी सरकार के गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। अपनी हाइजीनिक अपने को खुद को अपने को हाइजीनिक रखिए, हमेशा हाइजीन रहिए, हाथ पैर धोते रहिए, स्नान करते रहिए। जो भी प्रोटोकॉल उसको फॉलो कीजिए, घर पर रह के ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है, ये सिर्फ पीएम मोदी का ही ये नहीं था। हम खुद इतने जिम्मेदार नागरिक हैं कि हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और अपनी सुरक्षा देश की सुरक्षा है। क्योंकि ये जो वायरस है ये कम्युनिकेशन से फैल रहे हैं, मतलब कि आपसे दूसरे में स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड भी बीच में एक टर्म आया था, आप उसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि आप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि घर पर बैठ के आप पढ़ाई करें। अब बात करते हैं काम की। दोस्तों, अभी भी जिन्होंने इस चैनगढ़ आईएएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए और पहले सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ लगे हाथ आप क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको दबा देना है, पर्सनलाइज कर देना है, ताकि कोई भी जो इस पर वीडियो अपलोड होगी लाइव सेशन से, बहुत सारी क्लासेस में चलती है, बहुत सारे और भी क्लास हम लोग ये कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, और क्लास का प्लानिंग है, आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो ये आप काम करिए, तभी जब आपको नोटिफिकेशन आपने ऑन किया तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। बहुत जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, और उनसे भी यही आशा करता हूँ कि आप अभी ही इस क्लास के सेशन के दौरान ही आप क्या करें, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और इसका बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए याद से। दोस्तों, हमें जैसे कि पता है कि हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास कर रहे हैं, और हमने क्लास 7, आपको पता हुआ क्लास 6, क्लास 7 इत्यादि जो एनसीईआरटी है वो हमने कवर कर लिया था। क्लास 6 के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए थे, और क्लास 7 जो है, क्लास 7 के भी सारे चैप्टर्स कवर हो गए थे। इसमें एक समग्र अवलोकन की कक्षा है, वो बाकी रह गई है, वो मैं बाद में कवर करूंगा। अभी हम लोग क्लास 8 कर रहे हैं, और क्लास 8 में ये जो अध्याय 4 है, और इसका जो टॉपिक है आदिवासी दीकू और एक स्वर्णिम की कल्पना है। इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, मतलब इसका पहला एपिसोड हमने कवर कर लिया है। आज पार्ट 2 की हम बात करेंगे, लेकिन आज भी जो नए जुड़ रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट 2 जहां से मैं कराऊं वहां से आप कवर कीजिए, बाकी अब बाद में पार्ट 1 देख लेना। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 6 क्लास के एनसीईआरटी, 7 क्लास के एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, वो भी इस प्लेटफॉर्म में जाके चैनगढ़ के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी सेक्शन है, उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। कुछ आपको अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप जरूर हमें कमेंट से आप सवाल पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चैनल की टीम आपको कोशिश करेगी कि आपके सवालों का जवाब सही दिशा की ओर हो और सही समय पर आपको मिल जाए। तो ये मैं आशा करता हूं कि आप इससे संतुष्ट जरूर होंगे। दोस्तों, एक चीज़ और है कि अभी हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं, सेशन का मूल उद्देश्य है कि आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए, आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे जो है अप्रोच आपका सही नहीं रहेगा। आप किसी चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, लिंक नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पेपर भी पढ़ते हैं तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको पेपर में आप अधूरा ज्ञान आप ले पाते हैं। कुछ चीज़ें तो आप जानते हैं, उसको रटना शुरू करते हैं। तो रटने से आपको बचना है, तो आपको बेसिक्स जो है, आपके जो मूल जो सब्जेक्ट्स है उसके बेसिक्स जो है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स आप क्लियर कर लिया। बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी से अच्छी कोई सामग्री आपको नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी में बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाता है, और कोशिश की जाती है कि एक स्टूडेंट जो है उसको कुछ नहीं आता है, उस आधार पर उसको समझाते हैं। इतिहासविद रहे या यहाँ पर जो भी टीम बनाई जाती है वो विशेषज्ञ होते हैं अपने विषय के, और बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा मिल के ये तैयार किया जाता है। तो इसलिए आप इस पर शक नहीं करना, आप इसको फॉलो करो, याद करो। आपने एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ी होगी अपने एकेडमिक्स के दौरान, लेकिन इसमें क्या होता है, आप मन से नहीं पढ़ते, एग्जामिनेशन पास करने के लिए पढ़ते हैं। अभी आपको है मन से इसलिए पढ़ना है कि आपकी जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप किसी भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जामिनेशन आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लिखित परीक्षा है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, बहुत कम शब्दों में आपको देना होता है। तो आप निचोड़ तभी दे पाएंगे जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, बेसिक्स क्लियर हो गए, और आप इतना समझ पाएंगे कि पेपर में कौन सा जो टॉपिक है किस पेपर से लिंक करा है, पेपर 1 से लिंक करा है, पेपर 2 से लिंक करा है, उसको लिंक करा के पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स की जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ ही तभी आप एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों,
आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि आदिवासियों के बारे में, आदिवासी समाज जो है भारतीय समाज में, तो आदिवासी समाज दीकू जो है बाहरी लोगों को दीकू कहते हैं, चाहे अंग्रेज हो या जमींदार वर्ग हो या शोषण जो इनका शोषण करते हैं, चाहे जमींदार हो साहूकार हो, इनको दीकू कहते हैं। मतलब अपने संस्कृति में, अपने क्षेत्र में जो बाहरी लोगों का जो जाना आना शुरू हो गया तो उनको ये दीकू नाम देते थे। इसलिए दीकू कहते थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनके रहन सहन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इनको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए उनको दीकू कहते हैं। बाद में यही दीकू जो है बाहरी लोग के साथ बाद में ब्रिटिश के लिए प्रयोग होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश कालीन जब प्रशासन शुरू होगी, ब्रिटिश का सत्ता जब स्थापित हो जाएगा यहाँ पर, और ब्रिटिश जब शासन करने लगेंगे तो इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव ज्यादा होगा ब्रिटिशों का, और इनको दीकू कहना शुरू कर देंगे। और दीकू इनका जो टर्म है स्थानीय भाषा है, और स्थानीय भाषा दीकू का ये प्रयोग करते थे बाहरी लोगों के लिए। अब एक स्वर्ण युग की कल्पना, मतलब इसमें जो आदिवासी समाज है वो मिल के ये सोचते हैं कि हम क्यों न क्यों बाहरी लोगों को दीकू के यहाँ से भगा दें, और इस क्रम में इनकी कल्पना है कि एक ऐसा समय आएगा जब हम सभी दीकू को खदेड़ देंगे, अपनी मातृभूमि से हटा देंगे, और हम फिर से स्वर्ण युग की तरह जिएंगे, अपनी पहचान को, अपने संस्कृति को फिर से हम सहेज के रख पाएंगे। ऐसी ये कल्पना करते हैं, उसी को स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। आपको मैं बताया था कहानी के दौरान कि 1895 में बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। ये झारखंड में छोटानागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया था। इनके बारे में लोग कहा जाता था, या जैसे भी लोगों का यह मानना था, इनके समुदाय के लोगों का, कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां है, वो किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि वो जो समय है उसमें ज़्यादा शिक्षित समाज नहीं है, तो जो शिक्षित, जिसे बिरसा के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कन्वेंट से पढ़ाई की थी और शिक्षित थे समाज में, तो ये जानते थे कि समाज सुधार करना है तो धर्म का और संस्कृति का सहारा लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। तो धार्मिक सुधार के लिए भगवान इत्यादि का करके मसीहावादी दृष्टिकोण अपना के स्वर्ण युग की कल्पना करके ये क्या करेंगे, आदिवासी समाज को प्रभावित करेंगे, और युद्ध के लिए और संघर्ष के लिए नेतृत्व करना स्वीकार करेंगे, और उनको अपने साथ लेके दीकुओं को भगाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास इसलिए करेंगे कि अभी आदिवासी समाज जो है बाहरी दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं रहता है, वो कुछ नहीं जानते हैं, बाहरी प्रशासन के बारे में नहीं जानते हैं, उनका युद्ध का तरीका नहीं जानते हैं, वो सोच में ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, तो वो पारंपरिक सोच विचार के लोग हैं। तो उनको अपने वश में करने के लिए धार्मिक सुधार के तरफ, धार्मिक चमत्कारी व्यक्तित्व के साथ, चमत्कारिक बातों के साथ ये बिरसा क्या करेंगे, अपने को उनके बीच में लीडरशिप नेता के तौर पर प्रस्तुत करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा दीकुओं से। तो ये आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि मैंने मुंडा समाज के बारे में बताया था, गोंड समाज के बारे में बताया था, बहुत सारे जो आदिवासी समाज आज भारतीय समाज में मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में गारो, खासी, जंतिया की बात हमने की थी। आपको और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे भील की बात हमने की थी, राजस्थान का इलाका है भील का, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो उनके सामाजिक रीति रिवाजों की बात की थी कि वो जंगली उत्पादों पर डिपेंड करते थे, जंगली कंदमूल इकट्ठा करते थे, फल फूल खाते थे और झूम खेती करते थे। इनका 3 समूह था। एक समूह था जो झूम खेती करता था। झूम खेती के बारे में मैंने बताया था कि जंगलों को पहले जला दिया जाता था और जंगलों जो साफ करके उसमें राख पर ही बीज बो देते थे, और समय पर जब बीज तैयार होगा उसको काट के फिर उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरे चले जाते थे। फिर एक समय आता था चक्रीय रूप में, फिर वहां आते थे, यही कामों करते थे, झूमिंग कृषि करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करते थे और उसको स्थानीय बाजारों में जाकर बेचते थे। जैसे ये फिगर जो है उसी से संबंधित, आप देखिए यहाँ पर नदी पार करके इनके द्वारा जो भी है प्राकृतिक उत्पाद जो जंगलों से प्राप्त हुई है उन प्राकृतिक उत्पादों को ले जाके मार्केट में, स्थानीय बाजारों में बेच रहे हैं। फिर ये झूम खेती के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद संग्राहक, ये जो तेंदुए के पत्ते हो गए या बहुत सारे पत्ते हैं जिन पर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी बनाया जाता है। आप जानते हैं अभी आदिवासी समाज जो हम ट्राइफेड की बात करते हैं तो वहाँ पर उसमें क्या होता है, इनके द्वारा जो भी सामग्री बनाई जाती है उसको राष्ट्रीय लेवल पर उनको मार्केट उपलब्ध किया जाता है, वहाँ पर वो बेचते हैं, तैयार करते हैं। तो ये क्या करेंगे, वहाँ साल और महुआ के जो बीज है उसको इकट्ठा करते थे, उससे तेल जो निकलता था उनसे भोजन बनाते थे, और जंगली पत्तों को, जंगली कंदमूलों को, जंगली औषधियों को ये स्थानीय मार्केट में जाके बेचते थे, कमाते थे। तो एक काम ये भी करते थे, इसमें इनमें एक और परंपरा थी। ये क्या करते थे, जब मार्केट करते हैं कुछ भी करते थे तो इनमें एक परंपरा थी कि इनके पास जो उत्पाद मौजूद है उसको बेचते थे, जो नहीं है उस सामग्री खरीदते थे। तो उस वक्त देखेंगे बार्टर सिस्टम की बात करेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली इसमें इस समाज में मौजूद है, और इनकी संस्कृति अलग अलग है। विविध क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रस्ते हैं, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्कृति अलग अलग रहती है। इसके बारे में आप जानते हैं। फिर अब आगे बात करेंगे, जब ये समुदाय जो है इनके बारे में मैंने बताया था मैपिंग में कि ये समुदाय, देखिए यहाँ पर देखिए गड्डी और गुज्जर है, वन गुज्जर यहाँ पर जो इलाका है वहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का ये जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर ये निवासी है। भोटिया या उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है, सहारिया, भील, ये सब राजस्थान के क्षेत्र में है। क्योंकि आप मैपिंग से भरी भरी परिचित है, फिजिकल मैपिंग इंडिया का और पॉलिटिकल मैपिंग दोनों आपको पता होगा, तो आपसे तो उम्मीद इतना मैं कर ही सकता हूँ कि आपके माइंड मैप जरूर है। आप माइंड मैप में आप समझते हैं किसी जनजाति के नाम, अगर उस स्थानीय जगह, उस राज्य को आप जोड़ लेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। फिर यहाँ देखिए बैगास, बंजारा, गोंड, बैगास, माड़िया, गोंड,
यहाँ पर पुराजा, वांडा, कड्ढा, कोया, सुवारा, खोंड, ये सब जनजाति जो है ये सब देखिए कुछ दक्षिण भारत की जनजातियाँ है, कोया, बंजारा, गोंड, बंजारा। तो ये जनजातियों के बारे में नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों का नाम है नागा, नागालैंड के क्षेत्र में खासी, गारो, जयंती, इनके नाम पर पहाड़ी भी है, हुजंग है, रियांग है, यहाँ देखिए त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में जनजाति है, नीसी जनजाति यहाँ अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, संथाल, मुंडा, ओराव देखिए राजस्थान, उड़ीसा, इन जो क्षेत्र है यहाँ पर बिहार के दक्षिण पार्ट इस सब में इनका निवास है। तो मैं इसलिए आपसे बात बताता, फिर आपको बताया था जारवा जनजाति सेंट प्लीज के बारे में। यहाँ पर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। यहाँ पर केरला में इरुली रमाला जनजाति है। तो इन जनजातियों का स्थानीय जो देखिए कि भौतिक जो भौगोलिक जो दूरी है उसके अनुसार इनके रहन सहन में भी बदलाव जरूर होता होगा, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है तो यहाँ का भोजन अलग होगा, इनकी रीति रिवाजें अलग होगी। यहाँ पर जो गर्मी वाले प्रदेश है या जो प्लेन मैदान है यहाँ पर जो फसल की उपलब्धता अलग प्रकार की वैरायटी अलग होगी, तो इनका भी खान पान, रहन सहन, भूसा, इस सब वेशभूषा सब अलग प्रकार का होगा। इनकी स्थानीय संस्कृति अलग होगी, इनके देवी जो भी देवी देवता होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। और एक जो आज भी हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन के समय या कृषि जब फसल तैयार होता है तो फसल जो क्रॉप फेस्टिवल हम मनाते हैं तो वहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आज भी संस्कृतियाँ मौजूद है। आप देखेंगे कि अब जब कभी साइट पर जाएंगे भारतीय संस्कृति मंत्रालय का तो देखेंगे बहुत विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं, उनके बीच में बहुत प्रकार की रीति रिवाजें प्रचलित है और उनको वो फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। इनका सीजन अलग अलग होता है। तो ये आप जानते हैं कि आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जितनी जनजातियाँ हैं भौगोलिक दूरी को संभाल ली, इतना से इतना दूर इतने जो क्षेत्र हैं हम यहाँ जानते हैं, इस क्षेत्र में जितनी भी जनजातियाँ हैं कुछ न कुछ स्थानीय जो जहाँ जगह है भौगोलिक आकार भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पर इनकी रीति रिवाजें, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा बिल्कुल अलग होंगी। आप ये भी देखिए एक कथन भी है कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस पर वाणी। कहने की बात है कि यहाँ पर हम जो जाते हैं तो कुछ ही क्षेत्र में आप घूमेंगे तो वाणी जो है भाषा, स्थानीय भाषा में, बोलचाल की भाषा में कुछ बदलाव को देखने को मिलते हैं। पानी तो इसको कहावत इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप जब इतना कोस कोस में और 4 कोस की बात हो जा रही है, जब पानी और वाणी दोनों बदल जा रही है तो फिर ये तो बहुत दूरी है, लगभग 400, 500, 1500, 1600 किलोमीटर जो बात करते हैं, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो इन क्षेत्रों में भी देखेंगे कि आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो क्षेत्र है इसमें भी बहुत सारी बोलचाल की भाषाएं स्थापित हो जाती है, बहुत सारी बोलचाल की भाषाएं रहती है। यहाँ पर रहन सहन अलग होता है। तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहीं विजिट कर रहे होंगे तो एक जिले से दूसरे जिले में आप देखेंगे स्थानीय भाषाएं बदल जाती है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, खान पान की विधि बदल जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो यही जनजातियों के साथ होता है। लेकिन फिर भी आप जानिए कि जो जनजाति जहाँ स्थानीय लेवल पर उपलब्ध है उनकी मान्यताएं जो है वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, मान्यताएं उनसे जुड़ी हुई है। तो उन क्षेत्रों में कोई अगर इन्वेडर्स से बात मैं कह रहा हूँ, आक्रमणकारी की बात नहीं होती इन्वेडर्स में, जो उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करे, अपनी मान्यता स्थापित करे, अपना शासन प्रशासन चलाए, उन क्षेत्रों में जो लोग जाएंगे उनके साथ भी क्या होगा, उनको दीकू कहेंगे। और जैसे ही देखेंगे कि हमारी संस्कृतियों से छेड़छाड़ कर रहा है वो क्या करेंगे, उन क्षेत्रों में वो जरूर उनका विरोध करेंगे। शुरुआत में क्या करेंगे, छोटे स्तर विरोध करेंगे, बाद में संगठित होकर विरोध करेंगे। लेकिन चूंकि पारंपरिक जीवन प्रणाली है इनका, तो पारंपरिक जीवन प्रणाली में पारंपरिक रहन सहन में क्या करते हैं, अपने आप को उस स्तर पर नहीं ये प्रस्तुत कर पाएंगे और बाद में कुछ न कुछ हद तक तो जरूर सफल होंगे। लेकिन जिसको बोला जाता है कि पूरी तरह से इनकी सफलता नहीं मिल पाएगी। 1857 के क्रांति तक ये जारी रहेंगे। उसके बाद भी देखेंगे क्रांति के बाद भी इनका आंदोलन चलते रहता है। तो इन्हीं सब शब्दों की बात करते हैं कि बैगा जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल के उपज पर जिंदा रह सकती थी। इनको मानना था कि भूमि को क्या मानते हैं, जंगल की संतान मानते हैं, भूमि को माता मानते थे, भूमि नहीं जोतते थे। और ये जो है बैगाओं में एक और परंपरा थी कि मजदूरी करना अपमान की बात होती थी, किसी का दिन एक काम नहीं करते थे। तो ये जो इनकी जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के साथ अगर कोई भी स्थानीय तत्व, जमींदार तत्व, साहूकार तत्व या अंग्रेज जो भी कहेंगे या जो भी स्थानीय लेवल पर जो लोग इनके नीति रिवाजों को छेड़छाड़ करना चाहेंगे उनके लिए दीकू हो जाएंगे और इसका ये विरोध करेंगे। शुरुआत में तो ये मानसिक विरोध करेंगे, लेकिन बाद में सशस्त्र विद्रोह की घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। जो चीज़ आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी की खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी शोषक वर्ग है या व्यापारी है या यहाँ पर देखेंगे जमींदार वर्ग है, साहूकार है, तो इनकी अगर फसल नहीं हो पाई या किसी कारण से आज भी देखते हैं कि महाजनी व्यवस्था है, हमको कहीं कहीं सूद लेना पड़ता है, सूद ब्याज पर हम पैसा लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जिनको जरूरत पड़ती थी तो ये क्या करते थे, स्थानीय साहूकारों से ये ऋण ले लेते थे और बदले में सूदखोर महाजन जो है आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन इतना ज़्यादा ब्याज लगाते थे कि ये पूरी तरह से उसको चुकाने में असमर्थ थे। तो बाद में ये क्या करते थे, उनके अधीन को काम करना पड़ता था। और इसी कारण है कि जब इनका शोषण होना शुरू किया और गरीबी में चले गए हैं तो महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। कहने लगे कि ये ही लोग हैं जो हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं, हमारी संस्कृतियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ
शोषण मूलक व्यवहार कर रहे हैं, तो इनके प्रति इनका व्यवहार बदल जाएगा। जब इन्हीं तत्वों के साथ मिला के शासन करना चाहेंगे तो अंग्रेज भी इनके लिए दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज तो नियम लगाते हैं, कानून बनाएंगे कि इन क्षेत्रों में आपको खेती नहीं करनी है, इन क्षेत्रों का जंगल उत्पादन नहीं करना है, ये जो है रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करना है। पहले वो जंगल को अपनी अपनी जन्मभूमि मानते थे, उन जंगलों में इनका अधिकार जो है जाने का नहीं रहता है। तो इस प्रकार विद्रोह शुरू हो जाते हैं। कुछ जानवर पालते थे, जैसे आज भी देखेंगे कि हम गडेरिया समाज की बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों को समूह जो है जानवर पाल कर अपनी जिंदगी लाते हैं, भेड़ चलाते हैं और विभिन्न हिसाब के मवेशियों को, भेड़ों को रेवड़ लेके यहाँ से वहाँ चले जाते रहते हैं। जब एक जगह घास में खत्म होती है तो दूसरे में चले जाते हैं। जैसे पहाड़ी इलाका में घास खत्म हुई, बर्फबारी हुई तो प्लेन इलाका में चले गए, यहाँ कुछ दिन के। जब प्लेन इलाका में फिर जब घास खत्म होने लगी या पहाड़ी इलाका में जब बर्फ पिघल गया तो उस क्षेत्र में फिर घास वनस्पति आ गई तो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो इनका जो है ये रहने वाले गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जो है ये झुंड पालते थे, गाय भैंस इत्यादि पालते थे, पालतू जानवर, उनके उत्पादों को बेचते थे, मांस भी खाते थे और स्थानीय लेवल पर छोटे छोटे व्यापार भी करते थे, घी बेचते थे, मक्खन बेचते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो हम इसके बारे में चर्चा आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि इनका जो भौतिक जीवन है ये इसी तरह चल रहा है। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का, इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में कर ली है, आप जरूर देख लीजिए। कि इसमें बताया यही गया है कि एक समय होता था जब शिकार करते थे, शिकार का वक्त भी इनके लिए बंधा हुआ था, और जो है कभी कृषि करते थे तो कृषि का एक समय भी सीमित था, 3 महीने में जब तक वहाँ रुकते थे, अनाज तैयार हुआ फिर उन क्षेत्रों को जला के आगे बढ़ जाते थे और स्थानीय उत्पादों को स्थानीय मार्केट में जो भी जंगली उत्पाद है उसको वो बेचते थे, उससे कमाते थे। शहद बेचते थे, पत्ते बेचते थे, तेंदू का पत्ता हुआ, कोई फूल हो गया, नाशपाती हो गए, घी हो गए, औषधियाँ हो गई, उन सभी को स्थानीय मार्केट में बेचते थे और अनाज जरूरत की चीज़ें वो खरीद के फिर लाते थे। इस प्रकार इनका जीवन चलता था। अब कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, खेती करने के बाद इस देखिए नॉर्थ ईस्ट का एक सीन है, यहाँ बांस से ये अपना घर बना रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं सभी मिलकर इस बांस को, एक परंपरा है कि एक आदमी का घर बनता है तो सभी समाज के लोग वहाँ जाके उस घर को उठाते हैं, उस घर को बनवाते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद इनका जो सांस्कृतिक कल्चरल जो प्रोग्राम होता है वो करते हैं, नाचते गाते हैं और खुशी से रहते हैं। इनका ये जीवन प्रणाली है। लेकिन अब बात करेंगे कि औपनिवेशिक जब शासन आता है तो आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो पहले बात की यहाँ पर साहूकारों के अंतर्गत ये फंस गए। दूसरी बात ये देखिए झूमी खेती क्या है, जंगल में खेती करते, भील औरतें हैं। तो यहाँ पे ये भी देखिए कि यहाँ पर वन कानून बनाए जाने लगे। वन कानून बनाने का कारण ये था कि जब आप याद रखेंगे स्लीपर जो था, रेलवे का जब विकास हुआ था तो रेलवे के पटरी जो होता है, इस पर स्लीपर के लिए स्लीपर की लकड़ी जो होती है सीधी होती है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया कि आपको पेड़ नहीं काटने हैं और ये एक शर्त पर उनको एक वन गांव की कल्पना, वन ग्राम की एक कल्पना की। अंग्रेजों ने कहा कि आपको बसना है लेकिन आपको उसके बदले हमारे लिए काम करना होगा, आपको जंगल की लकड़ी काटनी होगी और रेलवे के विकास में आपको सहयोग देना होगा, इस प्रकार आपको रहने दिया जाएगा। इसकी बात करेंगे हम। आज भी कभी कभी देखिएगा पहाड़ी इलाकों में कि आप देखेंगे स्लीपर्स जो है, मतलब रेलवे पटरी जो है उसमें, अब तो खैर हम देख रहे हैं कि गिट्टी बालू इत्यादि से सीमेंटेड जो है स्लीपर्स बनाए जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता था, लकड़ी का प्रयोग होता था। कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं कि ये जो है जो लकड़ी है, लकड़ी को अपने जंगल को अपने अधीन में अगर अंग्रेज नहीं करते तो स्थानीय स्तर पर लकड़ियाँ नहीं काट पाते, नहीं बेच पाते। तो उन लकड़ियों को उन्होंने रिजर्व कर दिया, उन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया और देशों को बोला कि आप सिर्फ लकड़ी चुन सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। दूसरा कि आपको उन क्षेत्रों में तभी रहने देंगे जब आप हमारे लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे। इस प्रकार देखेंगे धीरे धीरे जब ये अपने जंगल से ही दूर होते चले गए तो इनमें क्या हुआ, एक प्रकार की भावना आ गई कि हमारे ही क्षेत्र में ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये जो भावना इनके लिए है, धीरे धीरे यही भावना विद्रोह का रूप ले लेती है और ये सभी संगठित होकर एक साथ आदिवासी लोग जो है विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे, मैंने ये कहानी आपको सुना दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे व्यापार की समस्या पढ़ना। यहाँ देखिए एक गोदारा औरत बुनाई करती है, मतलब बुनाई का काम आज भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घूमते हैं और कहते हैं कि बुनाई करवाइए, अपने साथ रस्सी लेकर रखते हैं या स्थानीय लोग फूस की जो चटाई बनाते हैं, पटेर की चटाई बनाते हैं और बेचते हैं। तो ये इनका पेशा है और इसी से इनका जीवन चलता है। अब हम बात करते हैं आगे। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाला है यह समझने में आदेश से कुछ समय लग गया, क्योंकि ये इनसे अनभिज्ञ थे बिल्कुल कि हमारे साथ क्या करने वाले हैं। इनको लगा शुरुआत में कि पता नहीं इनका इतना ज़्यादा यहाँ पर इनकी रुचि क्यों बढ़ गई है। लेकिन धीरे धीरे जब इनको शोषण होने लगा तब इनको समझ में आया, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने कभी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क नहीं साधा था, इसलिए इनके साथ दिक्कत होता है। तो समय लगा, समय के साथ ये समझ गया, उसके बाद ये विरोध करने लगे। ये समझने के लिए ये रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। अब जो रेशम का जो उत्पादन करते हैं उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। 18वीं सदी में भारतीय रेशम अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोड़ने लगे, क्योंकि यहाँ जो आप जानिएगा औपनिवेशिक जो
हित साधने के लिए ब्रिटिश कंपनी का एक ही उद्देश्य था, अधिकाधिक राजस्व इकट्ठा करना, उसको व्यापार विनिवेश में निवेश कर देना, यही उनका लक्ष्य था। तो इसके लिए स्थानीय मार्केट में या वर्ल्ड जो ट्रेड है उसमें देखते थे कि किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती थी, जो नकदी फसल है उसका उत्पादन नहीं करवाने लगते थे, या कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम लगा के एक एडवांस पेशगी करके और उन चीज़ों को अपने अंतर्गत अधीन करके उसको तैयार करके फिर यूरोपीय मार्केट में बेचने लगते थे। तो ये इनका पैसा है, क्योंकि व्यापारी क्या करता है, अपने लाभ के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर देते थे और उनमें कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत बेचा जाता था। देखिए एक काम ये भी है कि ये जो है शुरुआत में जायक आदिवासियों से संपर्क साध के उनको रकम देके, कर्ज देके ये रेशम कीड़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको 5 गुना जाम पर जहाँ इनका उत्पादन होता है उनको भेजते हैं। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, क्योंकि हो सकता है इनको 1 रुपया न देके 50 पैसा ही देते हो और 5 रुपये में बेचने के बाद 7 रुपये में बेचते हो, बीच का मुनाफा वो खा जाते हैं। बिचौलिए आज भी यही काम करते हैं। रेशम उत्पादकों को बहुत बड़ी फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि इनके जीवन में हस्तक्षेप इनका हो रहा है, इनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। ये देखिए एक महिला है जो चटाई बुनती है, एक हजांग औरत है, हजांग की जनजाति है। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ काम करती थी, क्योंकि अपना पेट चलाने के लिए, परिवार पालने के लिए काम इनको करना पड़ता था। देखिए किस तरह बच्चे को अपने पीठ पर लाद के ये कार्य कर रही हैं। सोचिए इनका जीवन कितना संघर्षमय रहा होगा। यहाँ एक और फिगर देखिए, बिहार के कोयला खनिक से 1948, यहाँ बात हो रही है रानीगंज झड़िया की। 1920 के दशक में बिहार की झड़िया और रानीगंज पहले जो बिहार से अलग नहीं हुए थे, पहले साथ थे उस वक्त, बाद में बिहार और बंगाल अलग हुए हैं और उसका बिहार से झारखंड भी 2000 में अलग हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी से। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे, क्योंकि ऐसा ये काम है कि ये डस्ट से भी मर जाते होंगे। देखिए कितनी भयावह स्थिति है इनकी। कोयला खान में काम करते थे, बदले में क्या करता था, इनको कुछ थोड़ी जीने के लिए थोड़े पैसे इनको मिल जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब व्यावसायिक चरण के बाद, जब औपनिवेशिक व्यावसायिक चरण, उसका जब वित्तीय चरण आता है, पूंजीवादी चरण जब आता है, तो देखिए पूंजीवादी चरण क्या होता है कि पूंजी जो ब्रिटेन में कल कारखाने खुलते हैं तो उनके कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चे माल के लिए क्या करेंगे, ये बहुत सारे उद्योग, जो भारतीय उद्योग को जो कच्चे माल है भारत से ले जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर व्यावसायिक जो फसलें है उसको उगाना वो शुरू कर देंगे। कल कारखाने के लगाने के लिए यहाँ पर कोयला निकलवाएंगे, चाय की खेती करवाएंगे। इस प्रकार की जो खेती है तो उनमें उनको स्थानीय लेवल पर लेबर चाहिए, चूंकि अब वहाँ विदेश से लाएंगे तो उनको महंगा लेबर हो, सस्ते लेबर यहाँ पर उपलब्ध है, उन्हीं लोगों को वहाँ पर संलग्न कर देंगे और अपने व्यापारिक हित को साधेंगे। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। मतलब गुलामी देखना है, गुलामी करवाते थे। कम सिर्फ भोजन पर और रहने पर उनको रखते थे, वो भी उनको सीमित मात्रा में मिलती होगी। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। आपको पता होगा, ये चीज़ आपको जानना भी है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन के अगर राजनीतिक कारण देखे जाए, तत्कालिक कारण देखे जाए, जैसे आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस प्रकार के कारण आपको लिखने होते थे, तो आप इसको जब समग्रता से लिखिएगा। आप देखिएगा कि राजनीतिक कारण में पहले इनके जीवन पत्ति को दिखाइएगा कि पहले ये जीवन इनकी पत्ति ये थी, बाद में औपनिवेशिक जब काल आता है, जब इसमें व्यापारियों का महाजनों के साथ मिलकर जब ब्रिटिश जो है इन कंपनी पर नियंत्रण करती है, तब इनमें क्या बदलाव आता है, सामाजिक तौर पर इनको क्या सामाजिक ढांचा टूट जाता है। इस प्रकार सांस्कृतिक रूप से भी ये अपंग हो जाते हैं, इनकी जो अधिकार है वो सीमित कर दिए जाते हैं, इन पर बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। इस प्रकार ये पूरी शोषण व्यवस्था को आप दिखा के तब इसका आंसर ठीक कीजिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीब से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था।
लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरकार सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि उस वक्त जो बिरसा मुंडा का जो बात हम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो लोग थे, स्थानीय लोग, जो यहाँ पर आदिवासी समाज है, वो अपने क्षेत्र को ही, उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होता है। ये अपने क्षेत्र की आज़ादी, अपने क्षेत्र की कुशलता की बात कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अब यहाँ फिर आगे देखिए, थोड़ा सा आपको आगे बता रहा हूँ। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने के लगे, जहाँ मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। हो सकता है अंग्रेजों ने उनको बरगलाने के लिए पढ़ा हो, लेकिन बिरसा पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी ख्वाब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। आप देखिए, ईसाई बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्हें जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। मतलब इनका प्रभाव पड़ रहा है। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आया, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। अपने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखे, डायन और जादूटों में विश्वास न करें। मतलब जो परंपराएं हैं, खासकर जो अंधविश्वास है, उनसे दूरी बना रखें। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। आपको मैंने बताया था कि बिरसा जो है इसलिए ये करेंगे क्योंकि बाहरी लोगों के आने के बाद ही इनकी संस्कृति में छेड़छाड़ शुरू हो चुकी थी। और बिरसा ये मानते थे कि इन लोगों को अगर हम यहाँ से फिर से हटा दें, अपने जीवन शैली से इनको निकाल दें, तो हम फिर से अपने पारंपरिक अधिकार को पा सकते हैं और जी सकते हैं। विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव के बारे में बताया था मैंने, शैव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में बताया था। अलवार नैनान सत की बात की थी पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णिम सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरदादरों और रिश्तेदारों को खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे, अपने खेतों में काम करें। बिरसा का ये उद्देश्य था। ये समाज सुधार करना चाहते हैं और पारंपरिक जो पुराने उनका जीवन का ढर्रा है या इनकी पौराणिक जो मान्यताएं थी, प्रचलित मान्यताएं थी, जो इनके जीने रहन सहन की ये भूमिका बना रहे कि उन्हीं पर हमको फिर से जाना है। अंग्रेजों को यह बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा स्थापित करना चाहता था। यही परेशानी की बात है कि बिरसा समझ चुका था, और बिरसा अगर विद्रोह करता तो वो अपने बहुत शिक्षित है और बहुत सारे मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो उनके बारे में जानता था। तो अगर बिरसा एक काम करता है तो वहाँ अंग्रेजों को, स्थानीय जमींदारों को, साहूकारों को ये डर हो गया कि अगर बिरसा समाज में मिलके एक क्रांति कर दिया तो हमें अपने जो हमको लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो अचानक बंद हो जाएंगे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। आपको बताया था भूनीति के बारे में कि अंग्रेज क्या करते हैं, वन कानून लाते हैं। वन कानून के तहत जो स्थानीय, जो पहले जनजाति लोग जो बाहर वन उत्पादन से अपना जीविका चलाते थे, उनको ये बंद कर देते हैं। कुछ रिजर्व क्षेत्र घोषित कर देते हैं जहाँ आप जंगलों को काट भी नहीं सकते, वहाँ एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों पर सिर्फ पशुपालन करने की, मतलब पशु चराने की छूट थी, लकड़ियाँ चुनने की छूट थी, लेकिन उसके बदले उनको काम करना पड़ता था। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने बताया था, बिना धार्मिक धार्मिक सुधार किए उस समय जो है, बिना धर्म को छेड़े, बिना धर्म में सुधार किए हुए उस वक्त समाज सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो सामाजिक सुधार के लिए क्या करेंगे, पहले धार्मिक सुधार की बात करेंगे बिरसा, और यही धार्मिक सुधार में अतीत का गुणगान करेंगे, अतीत के जीवन पत्ती को बताएंगे और भगवान से उसको जोड़ेंगे, मसीहावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे और ये प्रेरित करेंगे कि अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो फिर से हम स्वर्णयुग में चले जाएंगे। स्वर्णयुग की कल्पना मतलब जीवन का, अपने अपने स्वराज की बात करेंगे, अपने जीवन का तरीका, इनके अधिकार, इनके विशेषाधिकार, इनकी बात ये करेंगे और फिर से ये स्वर्णयुग की कल्पना करने लगेंगे। कारण था कि उस वक्त जो समाज है इतना जटिल है कि बिना धर्म में सुधार किए हुए समाज सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती थी।
वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण दीकू और यूपी को रावण की संज्ञा दे रहे को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूपी सत्ता के प्रतीक को निशाना बना लेंगे, मतलब जो उनके कंपनी के जो स्थानीय जो स्तर पर जो भी ऑफिस थे उन पर निशाना बना लेंगे, उनके सामग्री को तोड़ने लगे, नष्ट करने लगे। उन्हें थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारियों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा का प्रतीक था। अगर पूछे एग्जाम में याद रखे, पूछने की संभावना तो नहीं है, फिर पूछेगा कि झंडा, तो सफेद झंडा होता है, शांति का प्रतीक होता है, और सफेद झंडा विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा आप जानते हैं, लेकिन सफेद झंडा का उद्देश्य है कि ये चाहते थे कि इनका राज कायम हो सके। बिरसाओं के बीच सफेद झंडा उनके धार्मिक प्रतीक से जुड़ी हुई है। सन 1900 में बिरसा की फैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदेशों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। एक लाभ तो ये हुआ। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। दो इनसे लाभ हुए, दोनों लाभ आपको लिख लेना है, याद करना है कि अगर पूछा जाए कि बिरसा आंदोलन के उपलब्धियां बताए तो उपलब्धि में जरूर बताइएगा कि बाद में उनको ऐसा नियम बनाना पड़ा जिससे आदिवासियों का जो है क्षेत्र जो है सुरक्षित हो पाया। दूसरा कि उन्होंने जो मान रखा था कि आदिवासी सक्षम नहीं है अपने गुस्से को व्यक्त करने में, हमारे साथ लड़ने में, उस उनके उनकी इस सोच पर एक कड़ा प्रहार था और उन्होंने ये बता दिया कि आदिवासी भी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष और प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बात हम कर रहे हैं बिरसा मुंडा के आंदोलन की, और भी संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और बहुत सारे विद्रोह हैं जो आगे हम जो स्पेसिफिक टॉपिक में आएंगे तो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा एक कविता देख लीजिए, स्रोत 300 में क्या कहना चाहता है। मुंडा जैसियों के गीतों में उनके कष्ट लगते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, कोहलू का बैल मतलब जानते हैं तेल पेरने के लिए एक कोहलू का बैल इस्तेमाल किया जाता है। लहूलुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, मतलब जमींदार के जो मुआंदे हैं, मतलब उनके अधीन जो काम करते हैं। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालात, नहीं है कोई मेरा ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ठीक है, तो ये जो केएस सिंह बिरसा मुंडा एनएच मूवमेंट 12 से ये जो है लिया गया है, और यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार मुंडा जो है अपने शब्दों में अपने शोषण की बात कर रहे हैं, किस प्रकार उनका शोषण होता है। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, आपको ध्यान देना है। हमने सामाजिक जो हमने है आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा, आदिवासियों की जीवन शैली कैसी होती थी इसके बारे में पढ़ा, इनके परंपरागत अधिकारों के बारे में पढ़ा, और इनमें जो बाहरी जो लोग दीकू लोग का प्रवेश होता है, स्थानीय जमींदार साहूकार, उनके प्रवेश के बाद इनका जीवन किस प्रकार बदल जाता है उसके बारे में पढ़ा। ईसाई मिशनरी जो है इनको किस तरह प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ा, और इस प्रकार इन्होंने एक विद्रोह की कल्पना की और ये सोच विचार के धर्म सुधार के माध्यम से एक नेतृत्वकर्ता उनको मिला बिरसा, और बिरसा के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, बहुत पुरजोर विरोध किया। अंततः इस विरोध का तो ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक फायदा हुआ कि बाद में उनको जनजातियों के को रिजर्वेशन देना पड़ा, मतलब उनके क्षेत्रों में आवाजाही रोकनी पड़ी, गतिविधियां कम करनी पड़ी, सीमित कर दी गई, और उन्होंने अपने अधिकार को पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में देखेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिलती है तब तक इनके साथ ये व्यवहार होता है, और इनके साथ ये क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे इस टॉपिक में करेंगे। अब हमें नकदी की क्या जरूरत, एक कहानी है जो कि सीआरटी में मैं बात करता हूँ कि अन्यत्र को जानना थोड़ा जरूरी है। तो नकदी मतलब आप ये देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए। तो आप कमेंट कर बताइए कि पापुआ न्यू गिनी में है, यहाँ पर भी जनजातीय लोग हैं, वो क्यों बाहरी अपने सामानों को बाहरी उत्पादों से नहीं बेचना चाहते हैं, या क्यों वो नहीं पैदावार नहीं करना चाहते हैं नकदी फसल, क्योंकि उनके स्थानीय जो फसल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे, उनको भूखमरी का समय आ जाएगा, क्योंकि वो उतना ही उगाते जितना पर उनका भोजन हो सके। और बाद में जब वे व्यापारिक उद्देश्य से जब वो खेती करने लगेंगे प्रेशर में, अंग्रेजों के प्रेशर में या औपनिवेशिक शक्ति के प्रेशर में, तो उनकी जीविका जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगी। कहते हैं कि नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बाड़ी से रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर, तो है नकदी फसल अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताए अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूँ। ये एक है कोहेन क्लार्क एंड हॉस्वेल द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यहाँ सोचिए जैसे कविता यहाँ लिया गया गीत पर आधारित। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अन्यत्र भी, सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोपीय शक्तियाँ जहाँ जहाँ अंग्रेजों के ब्रिटिश औपनिवेशिक जो भी क्षेत्र थे उनमें यही स्थिति है, क्योंकि ब्रिटिश का एक ही उद्देश्य है, भारत में भी वो सिर्फ इतना ही उद्देश्य साधना चाहता है कि अपनी आर्थिक प्रगति कर सके, भारतीय राजस्व को लेकर, मतलब भारतीय राजस्व के दम पर वो अपना विकास करना चाहते हैं। अन्यत्र भी जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र है, जहाँ जहाँ वो शासन करते हैं,
वहाँ पर औपनिवेशिक शक्ति जो है वो कहीं न कहीं उन क्षेत्रों के सारे रीति रिवाजों को ध्वस्त करना चाहती है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है ताकि उनके औपनिवेशिक हित की पूर्ति हो सके। तो इस चैप्टर में भी आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनसीईआरटी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए कि एनसीईआरटी का प्रश्न है, वो प्रश्न तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं। आप बस इसके मर्म को समझिए, सब्जेक्ट्स के मर्म को आपको समझना है कि आखिर इस चैप्टर में आदिवासियों के बारे में हमने क्या जाना, उनके परंपरागत अधिकार क्या थे, उनके बारे में जानना जरूरी था, किस तरह वो जीते थे उनके बारे में चर्चा की गई थी, कहाँ क्या खाते थे उनके बारे में चर्चा की थी, उनके जीवन रहन सहन की पद्धति के बारे में हमने चर्चा की, वो किन किन क्षेत्रों में रहते थे उसके बारे में हमने चर्चा की, और अंग्रेजों के आने के बाद उस क्षेत्र में उनमें क्या परिवर्तन हो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का जो है हमने क्लास 8 का ये चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 का हमने जो चैप्टर 4 से उसमें हमने पार्ट 2 ये वीडियो किया है, पार्ट 1 हमने कवर कर दिया था, ये पार्ट 2 सेशन है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाइए चैनगढ़ में, चैनगढ़ आईएएस आप टाइप कीजिए और चैनगढ़ आईएएस में टाइप करके आप वहाँ पर जाके आप वहाँ पर पार्ट 1 जो वीडियो है एनसीईआरटी के सेशन में देख सकते हैं। उसके लिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिकाधिक आप बेल आइकन जरूर दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप शेयर कीजिए। शेयर करने में क्या है, आप इसके लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मोड में जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी अन्यत्र पढ़ने से कतराते हैं या उनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाती है, तो आप जरूर चैनगढ़ का एड्रेस उनको दिए, चैनल का लिंक भेजिए ताकि हमसे जुड़ सके और इस क्लास का फायदा ले सके। इससे क्या होगा कि उनकी भी उनको जो है एग्जाम के अनुरूप वो तैयार हो पाएंगे, मनोवैज्ञानिक तौर पर वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे और एग्जामिनेशन निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो मैं तो यही आशा करता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि अधिकाधिक लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और इसका लाभ ले सके दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज का ये क्लास सेशन जो है खत्म करता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे एक उम्मीद जरूर करता हूँ, एक आशा करता हूँ कि कोविड के दौरान आप घर पे रह के आप पढ़ाई कीजिए, हमारा साथ दीजिए, आप अधिकाधिक चैनल को शेयर कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।